स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच चुके हैं आपका 30 कदम 2.0 में। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगली क्लास का अगले मैटर पे चर्चा करेंगे। तो आज का देख लेते हैं, आज का कौन सा मैटर है। देख लेते हैं क्लास नंबर 11 में आपका यूनियन के बारे में फिर से चर्चा करना है। यूनियन में आपका पार्लियामेंट का बात करेंगे, आपका अटॉर्नी जनरल का बात करेंगे और डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड। तो देरी ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में सर्वाधिक सटीक है। ये चीज बोला सर्वाधिक पास है, ये चीज बोलता है। आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले लिखता है सभी सदस्यों का कार्यकाल समान होता है। दूसरा बोलता है कि राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। तीसरा बोलता है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और चौथा देता है सभी सदस्य 6 वर्ष के लिए एक साथ निर्वाचित होते हैं। तो हम जब डिस्कस कर रहे हैं राज्यसभा का याद रखना, पहला चीज याद रखना कि ये परमानेंट हाउस है। क्या हाउस है? परमानेंट हाउस है। इस चीज को याद रखना। आपका स्थायी सदन है, ये कभी भी आपका स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, डिसोल्यूशन नहीं होता है। इस चीज को भी याद रखना, विघटन नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, आपको याद रखना है। दो चीज को याद रखना है। दूसरा चीज, इसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। इस चीज को याद रखना है। क्योंकि ये आपका परमानेंट हाउस है तो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 6 ईयर का टेन्योर होता है, लेकिन इसके जो होता है 1/3 मेंबर, हर जो होता है आपका 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायरमेंट लेते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम इसको आपका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को क्या सभी सदस्यों का कार्यकाल समान होता है, ये चीज को देख रहे हैं। सर्वाधिक सटीक है तो ये चीज को देखते हैं। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है तो ये चीज नहीं किया जा सकता। सभी सदस्यों का कार्यकाल समान होता है तो यहाँ पर, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं तो यहाँ पर बताया है 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज सही दिखाई दे रही है। और सभी सदस्य 6 वर्ष के लिए एक साथ निर्वाचित है, तो एक साथ निर्वाचित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1/3 जब यहाँ पर रिटायरमेंट लेंगे तो 1/3 मेंबर और आएंगे, तो उनका निर्वाचन जो होता है या इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन हो रहा है वो एक साथ नहीं होगा। तो इसका जो आंसर जो दिख रहा है, जो सबसे सटीक आंसर दिखाई दे रहा है वो आपका कौन सा? आपका सी आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी आंसर है। इस चीज को आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यसभा के सदस्य को लोकसभा सदस्य के समान प्राप्त नहीं है। यानी कि लोकसभा के मेंबर को जो आपका अधिकार है या पावर है वो राज्यसभा के मेंबर के पास प्राप्त नहीं है। ये चीज को बोलने का क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या संविधान संशोधन विधेयक में मतदान का अधिकार, तो ये सेम आपका अधिकार है इनको। राज्यसभा के मेंबर्स को भी, लोकसभा को भी, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का सेम अधिकार प्राप्त है। इस चीज को याद रखना है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार, तो यहाँ पर याद रखना अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन का बात किया। किसका बात किया? नो कॉन्फिडेंस मोशन का बात करता है। तो पहले चीज याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा याद रखना लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। और लोकसभा में अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरे के पूरे सीओएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा यानी कि रिजाइन देना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो होता है स्पेशल जो होता है विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस जो लोकसभा को मिला हुआ है, ना कि राज्यसभा को। इसी कारण राज्यसभा को यहाँ पर समान अधिकार नहीं है। तो वही चीजें पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वोटिंग ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन में लोकसभा में ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसको समान अधिकार प्राप्त नहीं है राज्यसभा के। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में महान्यायवादी किसके अधीन काम नहीं करता है? किसके अधीन काम नहीं करता? तो पहले चीज याद रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है। दूसरा चीज, इसका जो कर्तव्य होता है, इसका ड्यूटी क्या होता है? तो इसकी ड्यूटी ये होती है कि लॉ मैटर्स में, विधि संबंधी मामलों में वो सरकार को यानी गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो भी काम सौंपेगा विधि संबंधी मामलों में, लॉ मैटर्स में, उस काम को भी ये करता है। तो इसके ड्यूटीज ये हैं। अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। तो ये चीज याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये काम नहीं कर सकता। ये भी भारत सरकार के विरोध में कोई केस भी नहीं दायर कर सकता है। दूसरा चीज, आपका लीगल एडवाइजर यानी कि आपका विधिक सलाहकार के रूप में ये काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, यानी कि भारत इंडियन गवर्नमेंट का भी। तो ये किसके अधीन काम नहीं कर रहा है? तो आपका यहाँ पर दिख रहा है राष्ट्रपति, भारत सरकार, न्यायपालिका और कानून मंत्रालय। तो किसके अधीन काम नहीं कर रहा? तो आपका आ जाएगा आंसर इसका क्या? जुडिशरी के अंडर में ये काम नहीं करेगा। इस चीज को आपको याद रखना, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कशन, महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देता है?
तो याद रखना है, नियुक्ति जो करते हैं, अपॉइंटमेंट जो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, तो अपना इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन जो देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर जो देते हैं वो भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट दिख रहा है तो बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। महान्यायवादी जो इस्तीफा देते हैं वो किसको देते हैं, आपका प्रेसिडेंट को देते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, आपका बी इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किन मामलों में महान्यायवादी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, कौन से मैटर्स में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। आपका यहाँ पर बताता है, आपका जहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मैटर में, हाई कोर्ट के केस इन द आर्बिट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैंने अभी डिस्कस किया कि ये भारत सरकार या सरकार के अगेंस्ट में क्या नहीं कर सकते हैं, आपका रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखना। इसका आंसर आएगा सरकार के खिलाफ मध्यस्थता के मामले में ये क्या नहीं कर सकते हैं, आपका खिलाफ का बात किया है, आपको याद रखना। अगेंस्ट का बात करता है, सरकार के समर्थन में बात करिए, सरकार के तरफ से विधिक सलाहकार के रूप में ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो थोड़ी ही देर पहले एक क्वेश्चन में आया था आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, मैंने चर्चा की थी 2 से 3 पॉइंट को, तो फिर से चर्चा कर लेते हैं इसी में ही। नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगर बात करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ये सरकार के अगेंस्ट में बात की जाती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो जो सरकार है उसके जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको क्या देना पड़ता है, आपको रिजाइन देना पड़ता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो मैंने बता दिया कहाँ पेश किया जाता है, सिर्फ आपका लोकसभा में। लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है, तो हम जानते हैं आर्टिकल 75 का जो 3 बताता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। ठीक है, आगे समझ में, सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, किसके लिए आपका उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। आगे इस चीज को याद है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है लोकसभा के लिए, इसी कारण ये चीज लोकसभा में ही पास किया जाता है। इस चीज को याद रखना, सरकार के अगेंस्ट में ये चीज होता है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। जैसे राज्यसभा एक याद रखना है, एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट यानी स्थायी सदन है, इस चीज को याद रखना है। इसका कोई टेन्योर नहीं होता है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का कोई भी टेन्योर नहीं, कार्यकाल नहीं होता है, जबकि इसके मेंबर्स का टेन्योर होता है कितना, 6 ईयर का होता है, इस चीज को याद रखना। और हर एक आपके जो सदस्य 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में क्या लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको याद रखना है जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के वो जो होते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि पदेन आपके क्या होते हैं, आपके अध्यक्ष बन जाते हैं या पदेन सभापति बन जाते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अपने आप ही क्या बन जाएंगे, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे या राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपका उपराष्ट्रपति इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, आपका ये उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं, अगर किसी साधारण बिल पर असहमति हो तो क्या होगा। ऑर्डिनरी बिल का बात करता है, ऑर्डिनरी बिल का रिलेशन बात करता है, तो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैटर है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, तो लोकसभा में, राज्यसभा और राष्ट्रपति का बात करता है, प्रेसिडेंट का बात करता है। तो इस बिल को मैं कहीं भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, कहीं भी पहले ला सकता हूँ। चाहे मैं राज्यसभा में पहले ला सकता हूँ, यहाँ से पास करा के लोकसभा में ले जा सकता हूँ, यहाँ पर से पास होकर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है, ये भी हो सकता है। या मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में, फिर जाएगा कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये भी हो सकता है। दूसरा चीज याद रखना है, ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड यहाँ पर आपका राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा ने अमेंडमेंट के साथ किसको भेज दिया, यहाँ पर अमेंडमेंट करो करके, फिर अमेंडमेंट के साथ ये पास कर दिया, तो फिर ये यहाँ पर भी जा सकता है। वैसे ही वाइजा वर्षा केस हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड हर चीज जो आप सोच सकते हैं वैसा चीज कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर याद रखना ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड। तो क्या हो सकता है, साधारण बिल पर असहमति है, असहमति हो तो यहाँ पर याद रखना ऑर्डिनरी बिल से अगर असहमत हो गए, आपके अनसेटिस्फाइड है या डिसएग्री है,
दोनों भी हाउस में, तो यहाँ पर आपका क्या किया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। क्या बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सीटिंग या ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक बुलाया जा भी सकता है। इस चीज को याद रखना। तो बिल खारिज हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई। लोकसभा का अंतिम फैसला होगा क्या, नहीं होगा, ये भी चीज याद रखना। तो संयुक्त बैठक होगा तो संयुक्त बैठक हो सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्वाइंट सेशन इसका आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 9 में, संविधान संशोधन विधेयक कौन पास कराता है, कौन पास करता है, इस चीज को याद रखना है। संविधान संशोधन विधेयक यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड सब हाउस को, चाहे मैं लोकसभा का बात करूं चाहे वो राज्यसभा का बात करूं, इक्वल पावर है। यानी कि लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करवा के पास करवा सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करवा के यानी कि ला के उसको पास करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या केवल लोकसभा, क्या राज्यसभा, क्या दोनों सदन, क्या राष्ट्रपति। तो ये चीज को याद रखना, दोनों सदन यानी कि बहुत हाउसेस इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य को ही याद रखना, लोकसभा का सदस्य को क्या बोला जाता है, आपका सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांसद बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। अगर सांसद बनना है, लोकसभा में बात करना है, तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल है। अगर मैं इसी को ही राज्यसभा में बात करूंगा तो ये कितने साल का हो जाएगा, आपका 30 साल का हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर लोकसभा का दिया है, लोकसभा के मेंबर के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25 साल। और यहीं पर ही क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, राज्यसभा कर दूंगा तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 25 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कौन सा कथन गलत है बताना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोलता है, द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, ठीक है, द राज्यसभा इज मोर पावरफुल इन द फाइनेंशियल मैटर, अ मनी बिल ओरिजिनली ओरिजिनेट्स ओनली इन द लोकसभा, द राज्यसभा आपका प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट का बात करता है। ये चार आपके पास ऑप्शन लिखे गए हैं, चारों ऑप्शन में चर्चा करते हैं। पहला चीज बोलता है कि बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, इस चीज को याद रखना है। अब ये बजट की बात आई है तो बजट के संबंध में इससे रिलेटेड कुछ मैटर्स को आपको याद रखना है। इसका रिलेशन, बजट का रिलेशन आर्टिकल 112 से 112 से, इस चीज को याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म्स को यूज नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है बजट, उसका मतलब ही बजट है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, एनुअल, क्या लिया है, एनुअल फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का बात किया गया है। और यही इनडायरेक्टली क्या है, आपका बजट है। तो इस चीज को याद रखना है, बजट हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकसभा में पेश किया जाता है तो बिल्कुल लोकसभा में पेश किया जाता है, इस चीज को याद रखना है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा का ज्यादा शक्तिशाली है क्या, इसको देखते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, बिल्कुल ये राइट चीज है। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है, ये भी सही है। और वित्तीय मामलों के मैटर्स में या कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स में राज्यसभा को ज्यादा शक्तिशाली है क्या, तो ये चीजें गलत है। राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बराबर के आपका रोल निभाते हैं, इस चीज को याद रखना है। हालांकि लोकसभा के मामले में, लोकसभा और राज्यसभा के मामले में, इस मामले में देखा जाए तो लोकसभा पे ज्यादा मैटर रहता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये जो गलत है आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो हमने चर्चा किया था आपका, यहाँ पर हम आर्टिकल में चले थे, कौन सा आपका 75 का 3 का आर्टिकल का बात किया था। यहाँ पर बोल रहा था मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया था, सामूहिक उत्तरदायित्व का बात किया था। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब याद रखना, अगर सरकार के अगर या नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, आपका रिजाइन देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। इस चीज को ये डिफाइन करता है, इस चीज को याद रखना। तो सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, आपका मंत्रिपरिषद का, किसके प्रति, आपका लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, बी इसका आंसर होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में बात करते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट आपका जो सीटिंग होती है उसका जो आपका चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंट कौन होता है, इस चीज का बात करते हैं।
तो हमने यहाँ पर चर्चा की है आपका संयुक्त बैठक का, अभी बताया मैंने 108 का रिलेशन है, आर्टिकल 108 का। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करेगा, ये अब्सेंट है तो लोकसभा का क्या करेगा, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर करेंगे, ये अब्सेंट है तो आपका राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, आपका वाइस चेयरमैन करेंगे। इस चीज को याद रखना, सभापति का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं आता, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा क्या, राज्यसभा का सभापति करेगा, तो ये गलत आ जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर मैटर है तो ये चीज सही आ जाएगा। उपराष्ट्रपति करता क्या, ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री करता क्या, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, इसका आंसर आ जाएगा। आपका प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट द सिटिंग आएगा आपका लोकसभा स्पीकर, इसका आंसर बी आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर मैं स्पेशल प्रिविलेजेस का बात करता हूँ, विशेषाधिकार किसमें किसमें है, जैसे कि मनी बिल का हमने बात किया था, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हमेशा लोकसभा में पहले किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा ऑल इंडिया सर्विस का बात करता हूँ, ऑल इंडिया सर्विस का बात करूंगा, तो ऑल इंडिया सर्विस के संबंध में या इससे रिलेटेड अगर मैटर आता है तो पहले इंट्रोड्यूस हम कहाँ करवाएंगे, ऐसा बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार राज्यसभा को मिला हुआ है, तो इसका आंसर दोनों ना आके क्या आ जाएगा आपका राज्यसभा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, यह आंसर राज्यसभा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अगले में, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो पहले चीज याद रखना है, अगर लोकसभा है तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर होता है, और लोकसभा का एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। दोनों का ही चुनाव किया जाता है। तो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, किस प्रकार की मेजोरिटी यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर की अगर बात हो रही है तो हम किस टाइप की मेजोरिटी देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं साधारण मेजोरिटी की अगर बात करेगा, साधारण बहुमत यानी होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 का मेजोरिटी का अगर बात करता है क्या, तो ये चीजें नहीं करता साधारण बहुमत में। और साधारण बहुमत में ऑर्डिनरी मेजोरिटी में क्या का बात करता है आपका उपस्थित यानी प्रेजेंट है, प्लस वोट देने वाले सदस्यों का कितना 50% प्लस 1 होता है साधारण बहुमत। तो ये चीज इसका आंसर नहीं आएगा। दूसरा पूर्ण बहुमत का बोलता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी का बात करता है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे, यहाँ पर उपस्थित और मत देने वालों का बोला, यहाँ पर उपस्थित मत देने वाले नहीं होंगे, इसमें टोटल मेंबर्स का कितना हो जाएगा आपका 50% प्लस 1 का बात करता है। ठीक है, वैसे ही आपका बोलता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी का बात करता है। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब समझना, ये बात करता है किसका, आपका उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का कितना 50% प्लस 1। ठीक है, लेकिन इसमें बात ध्यान देने वाली क्या है, अगर वहां पर उस दिन कोई पोस्ट क्या हो जाएगा, वेकेंट है, ठीक है, रिक्त है, या फिर कोई अब्सेंट है, आगे समझ में, अनुपस्थित है, तो उनको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा और उसके बाद उसका 50% प्लस 1 निकाला जाएगा। तो इस प्रकार की मेजोरिटी हमको चाहिए, इस चीज को आपको याद रखना। कौन सा इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर को बनाने के लिए, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर, अगला चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं तो लोकसभा का कोरम क्या होता है। ठीक है, कोरम का बात करते हैं तो कोरम वह संख्या है जिसके बाद लोकसभा में मीटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण दे देते हैं कि अगर कोई क्लास चल रही है और स्ट्रेंथ 30 की स्ट्रेंथ है उस क्लास की, और कोई फैकल्टी बोल रहा है कि भैया अगर उसमें 2 स्टूडेंट भी आ गए तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो वो उस क्लास की जो कोरम होगी वो 2 हो जाएगी, यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके आने से वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जिनके आने के बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसी को कोरम बोला जाएगा। तो कोरम कितना होता है, तो ये लोकसभा का कोरम को याद रखना है। इसका आंसर आ जाएगा कुल सदस्यों का कितना होता है, 1/10 होता है। इस चीज को 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ये चीज इसका आंसर आ जाएगा, सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। भाई लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर का हटाने का प्रपोजल अगर रखना है तो लोकसभा में ही रखा जाएगा, पहले तो वही बात होनी चाहिए। तो इसी कारण इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ओनली लोकसभा में इस चीज का आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, अपॉइंट कौन करता है। भाई लोकसभा के आपका नॉमिनेटेड पर्सन को तो अपॉइंट करने का जो काम होता था वो प्रेसिडेंट का होता था। किसका होता था, आपका प्रेसिडेंट का होता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्कस करते हैं। लोकसभा के निम्नलिखित में से कौन से कार्य विशेष रूप से कार्यकारिणी नियंत्रण यानी कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में को दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं, इस चीज का बात करता है। यहाँ पर आपके प्रस्ताव यानी प्रपोजल का बात किया गया है। एक विशेषाधिकार यानी कि आपका प्रिविलेज मोशन का, कटौती प्रस्ताव कट मोशन का आपका, और एक कॉलिंग अटेंशन मतलब ध्यान आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का बात किया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करता है कटौती प्रस्ताव का। अगर बात करते हैं जैसे कि कटौती प्रस्ताव का अगर बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का आ जाएगा। नीतिगत आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका नीतिगत यानी कि पॉलिसी कट, पॉलिसी कट का बात करेंगे। एक आएगा इकोनॉमी कट, इकोनॉमी कट मोशन का बात कर देंगे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। और एक आ जाएगा आपका टोकन कट। कौन सा आ जाएगा आपका? टोकन कट आ जाएगा आपका। इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे कि आपका कोई डिमांड हुआ है, किसी का डिमांड है, ग्रांट का बात होता है या डिमांड का बात होता है, डिमांड को आपका 100 रुपीज तक पहुंचा देना। 100 रुपीज करने के डिमांड जो डिमांड होगी आपकी, आपके नीतिगत या आपका ये आपका पॉलिसी कट मोशन में अगर बात होता है, डिमांड को कहां तक पहुंचाने की बात होती है, तो 1 रुपीज करने की बात होती है। इसमें बात का होगा इकोनॉमिक कट मोशन का बात होता है, तो इकोनॉमिक कट मोशन में क्या क्या चीज का बात होगा, इस चीज को याद रखना। कि स्पेशल आपने डिमांड की, उस स्पेशल डिमांड में फिक्स्ड जो होता है आपका, ये जैसे 1 रुपया है तो ये यहाँ पर फिक्स एक आपका स्पेसिफिक कर दिया जाएगा कि फिक्स एक रेट को उसको क्या कम करने का यहाँ पर डिमांड किया जाएगा। टोकन कट में याद रखना है कि जो डिमांड होगा वो कितने का करने का बात किया जाएगा, 100 रुपीज करने का बात किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में बात करना है, एक आपका कौन सा आ जाएगा आपका कट मोशन, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोलता है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात करता है। तो ये दोनों के दोनों इसी इनके आंसर होंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, शून्यकाल का पहली बार आधिकारिक तौर पर कब जिक्र कब हुआ है। पहले चीज याद रखना है आपका 0 आवर का प्रयोग, 0 आवर का प्रयोग का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीजें मेंशन नहीं है, चीज को याद रखना है। दूसरा चीज यहाँ पर यहाँ क्या संविधान में पहली बार जिक्र है तो नहीं है, नियम पुस्तिका में है क्या, इन द रूल बुक में है क्या, नहीं है, कार्यवाही के नियमों में है क्या, रूल ऑफ प्रोसीजर नहीं है, तो कभी नहीं हुआ है, इस चीज को याद रखना। या एक परंपरा के तौर पर लिया जाता है, कन्वेंशन के तौर पर लिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21, कोई मंत्री ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक लोकसभा का सदस्य न रहते हुए मंत्री पद पर रह सकता है। तो इसके लिए आपको डिस्कस करेंगे कि कितने महीने तक आपका, कितने मंथ तक का दिया हुआ है, कितने मंथ तक ये मंत्री बना रह सकता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये अगर बात करता है तो ये आर्टिकल, अगर मैं बात करता हूँ कोई मिनिस्टर से रिलेटेड, तो आर्टिकल कौन सा आपका 75 का अगर मैं बात करता हूँ तो 75 से रिलेटेड ये मैटर आ जाएगा। और ये 75 का कितने क्लॉज हैं बात करेगा, तो 75 का कितने क्लॉज हैं आपके 6 क्लॉज के बारे में बात करता है। और इसमें अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद रखना है आपका कि अगर मैं 75 के आपके 5 का अगर बात करता हूं तो इसमें दिया है कि आपका मिनिस्टर अधिकतम कितने महीने तक, अगर वो मेंबरशिप नहीं लिया तो अधिकतम कितने महीने तक वो काम कर सकता है, 6 महीने तक ये काम कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6 मंथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में गिलोटिन का इस्तेमाल कब किया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी जो गिलोटिन दिख रही है, ये स्पेशल आपका टर्मिनोलॉजी है। इसका जो प्रयोग होता है जब हम बजट की बात करेंगे तब, जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में जो डिमांड करते हैं वो बिना कुछ, आपको याद रखना, बिना वोटिंग के या विदाउट वोटिंग के, अगर वो आपका बिना या डिबेट के बोल सकते हैं, बिना डिबेट के अगर उसमें वोटिंग हो जाती है तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आपका गिलोटिन बोलेंगे। तो यहाँ पर जब बजट मांगों पर बिना बहस के वोटिंग हो जाती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी में आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 23, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का बात करता है, एडजर्न मोशन का बात करता है, स्थगन कब किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव का समझना, अगर कोई मैटर में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, डिस्कस हो रहा है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड यानी कि लोक महत्व का मुद्दा, अगर सार्वजनिक महत्व का मुद्दा आ गया तो इस डिस्कशन को रोक के इस पे डिस्कशन करना, तो उसी को बोलते हैं आपका कौन सा, आपका एडजर्न मोशन कहा जाएगा।
तो ये जो होता है कि अनुमति कौन देगा, तो लोकसभा में तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है, इसका यहाँ का कौन होता है, आपका स्पीकर होता है। कौन होता है आपका स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष होता है। तो इसको भी अनुमति कौन देगा, तो स्पीकर देगा। इस चीज को आपको याद रखना, स्पीकर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं लोकसभा सचिवालय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल याद रखना है, लोकसभा सचिवालय का सेक्रेटरीट का बात करता है तो लोकसभा के अंडर में आएगा इस चीज को। और लोकसभा में जो हेड है वो कौन है, आपके स्पीकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का बात करता है आपका प्रिविलेजियस मोशन किसके प्रस्ताव मुख्य रूप से किसके खिलाफ लाया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर क्या समझना है, विशेषाधिकार किसको होता है, स्पेशल प्रिविलेजेस किसको रहता है, मेंबर्स को रहता है। अगर मेंबर जो होते हैं आपका मिसकंडक्ट ऑफ, अगर आपका मिसकंडक्ट करते हैं या मिसबिहेव करते हैं या दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं तो उनके अगेंस्ट में ये चीजें लाई जाती है। तो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ का बात नहीं होगा, किसी बिल के खिलाफ नहीं, न्यायपालिका के खिलाफ नहीं, तो किसी सदस्य के दुर्व्यवहार के खिलाफ लाया जा सकता है। तो ये चीजें आंसर सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा माइंड आपका मिसकंडक्ट ऑफ द मेंबर का बात किया जाएगा 25 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात हुआ किसका, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव कट मोशन कहाँ लागू होते हैं, इस चीज में याद रखना है। क्या फाइनेंस बिल में लागू होते हैं, तो कटौती मोशन नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं कर सकते हैं, आपका ऑर्डिनेंस अप्रूवल में भी नहीं किया जा सकता। इसमें किया जाएगा एप्रोप्रिएट बिल में, यानी उपयुक्त बिल में किया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव सीधे सरकार को चुनौती दे सकता है। कौन सा प्रस्ताव किया जा सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा, नो कॉन्फिडेंस मोशन सीधा चैलेंज देगा। क्यों चैलेंज देगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ जाएगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता, लोकसभा में किस प्रस्ताव पर बहस करने की अनुमति नहीं है। कौन से प्रस्ताव में, कौन से आपके मोशन में बहस नहीं कर, नो कॉन्फिडेंस मोशन में बिल्कुल बहस कर सकते हैं, एडजर्न मोशन में बिल्कुल बहस कर सकते हैं, क्लोजर मोशन में क्लोज करना है, समापन करना है, तो समापन जब करना है काम, यानी कि डिस्कशन पूर्णतः हो चुका है तो इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज को याद रखना। तो समापन जो प्रस्ताव, इस पर बहस नहीं किया जा सकता, अनुमति नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका क्लोजर मोशन, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, महान्यायवादी बिना सूचना के किसकी ओर से मुकदमा दायर कर सकता है। बिल्कुल, तो आपको जानते हैं किसकी ओर से जा सकता है, तो सरकार का क्या होता है, आपका विधिक सलाहकार होता है, लीगल एडवाइजर होता है, तो सरकार के आपके मुकदमा दायर कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं, महान्यायवादी को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो महान्यायवादी के संबंध में एक चीज आप लोग याद रख लेंगे, महान्यायवादी एक ऐसा पद है, अगर उस पद में कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा के बैठक में बोल सकता है, लोकसभा की बैठकों में चर्चाओं को सुन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने का अधिकार उसको भी है, ठीक है, सुनने का भी अधिकार है, भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको नहीं है।